नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास स्टडी पॉइंट पे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल आ गया नए चैप्टर के साथ। जैसे कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करी थी, क्लास 12th की 2022-2023 के बारे में। अगर आपने डिटेल सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले आप डिटेल सिलेबस की वीडियो देख के आइए, क्योंकि किसी भी कोर्स को चालू करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी करना है, क्योंकि 12th क्लास में बहुत से चैप्टर ऐसे भी हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने अब की बार डिलीट कर दिए। तो सभी चैप्टर को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो चैप्टर आपके कोर्स में है वही मैं पढ़ाऊंगा और वही आपको पढ़ने हैं। तो अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप सिलेबस की वीडियो देख के आइए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था भौतिक भूगोल। मैं आपको पहले बता दूं कि भूगोल के दो पार्ट होते हैं, एक भौतिक और एक मानव भूगोल। ठीक है, भूगोल के मैंने आपको पहले बताया भूगोल के दो पार्ट होते हैं, भौतिक और मानव भूगोल, यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है? जिसके अंदर हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे स्थलकृतियां, वायुमंडल, जलमंडल। तो 11th क्लास में आपने भौतिक भूगोल पढ़ लिया था, पृथ्वी पे होने वाली सभी गतिविधियां, जलवायु, उच्चवच, कृषि। अब आपको दोस्तों पढ़ना क्या है? मानव भूगोल, जो आपका कोर्स है 12th क्लास का। यह आपका था 11th क्लास का। मानव भूगोल होता क्या है? मानव भूगोल, इसमें आप देख रहे हो मानव भूगोल यानी मानव से रिलेट करने वाला भूगोल। इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको पृथ्वी पर होने वाली सभी गतिविधियों को मानव यानी मानव के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ना है। मानव क्या करता है? वातावरण के साथ तालमेल करके अपना जीवन व्यतीत करता है। वातावरण के साथ तालमेल करके अपना जीवन क्या करता है? व्यतीत करता है। उसी को बोला जाता है मानव भूगोल। अब जैसे वातावरण में एक गतिविधि हुई, और क्या गतिविधि हुई कि समुद्र का जल वातावरण के अकॉर्डिंग तेज लहरों में बह रहा है। ठीक है, अब आपने पढ़ा है भौतिक भूगोल में कि समुद्र का जल स्तर सदा एक सा नहीं रहता, यह नियमित रूप में दिन में 1 से 2 बार ऊपर व नीचे उठता रहता है। और इसी की मदद से मानव जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो पानियों में अंदर भेजता है और उसी की मदद से बाहर करता है, जिससे क्या हुआ है? बंदरगाह का विकास हुआ है। तो जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल से क्या जाना कि मानव के विकास के लिए भी वातावरण का होना आवश्यक है। और वातावरण क्या है? पृथ्वी पे होने वाली सभी गतिविधियां, चाहे वातावरण, चाहे जलवायु, चाहे उच्चावच, चाहे स्थलकृति, चाहे कुछ भी गतिविधि पृथ्वी पे हो रही है, उसका संबंध मानव से है। उसके संबंध को पढ़ना ही मानव भूगोल कहा जाता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ज्योग्राफी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, जैसे क्या? पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरूटे, उपपत्तियां, अधिकता, वन आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, अब आप समझ गए ज्योग्राफी से क्या होता है? हमें पहाड़, महादेश, देश, वन इत्यादि आदि सबका ज्ञान होता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था भूगोल की कितनी शाखा है? 2 शाखा। भूगोल को 2 भागों में विभक्त किया है। एक जिसके अंदर हम भूगोल के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं पृथ्वी के, दूसरा जिसके अंदर भौतिक स्वरूपों को मानव के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं। इसी को ही मानव भूगोल कहा जाता है। आप डेफिनेशन देख लो एक बार। फिजिकल ज्योग्राफी, भूगोल एक ऐसी प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी गतिविधियां पृथ्वी पर होती है सबका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। ये धरातल पर अलग अलग जगह पाए जाने वाले भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या का अध्ययन करता है। पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की भौतिक घटना पाई जाती है। जैसे दक्षिणी भारत में कम वर्षा होती है, लेकिन उत्तर में क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। पूर्व में उससे अधिक वर्षा होती है। उत्तर में शीतोष्ण, लेकिन दक्षिण में कौन सा? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? धरातल पे जो अलग अलग है ना, जलवायु के अकॉर्डिंग अलग अलग भौतिक परिघटना पाई जाती है। वो आप आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। अभी हमारा जो कोर्स है वह मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का पारस्परिक अध्ययन है। इसमें क्या हो? मानव भूगोल क्या है? मानव समाज, जो हमारा समाज है, एवं धरातल। यहाँ पे धरातल से बात हो रही है पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी पे सारे भौतिक स्वरूप होता है। सारे भौतिक स्वरूप को ना लिख के यहाँ पे लिख दिया उन्होंने धरातल,
के बीच संबंधों, इनके बीच में मानव समाज और धरातल के बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है आपको। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा वैसे वैसे अलग अलग विद्वान, मानव भूगोल में अलग अलग विद्वान आए और उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन प्रस्तुत की, और वही डेफिनेशन हमें पढ़नी होती है उनके नाम के अकॉर्डिंग। जैसे भूगोल की इस शाखा से मतलब है मानव भूगोल की शाखा, भूगोल की मानव भूगोल की जो शाखा है उसका अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज के प्रकाशन के समय हुआ। ये 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ और कौन सी बुक और किसने करा, तो पूरा आंसर आपको मिल गया। भूगोल की इस शाखा का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज के प्रकाशन के समय हुआ। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एक विद्वान आए जिन्हें बोला जाता है रेटजेल। उनके अनुसार मानव भूगोल क्या था? रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक, आज के जमाने का मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे विद्वान रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है या अनिवार्य है। देखो आप जानते हो वातावरण से हम कैसे जीवित हैं, वातावरण पे हम टोटली डिपेंड हैं, चाहे वो रिसोर्सेस ले लो, संसाधन ले लो, या लैंड फॉर्म्स ले लो, लैंड्स ले लो, सोइल ले लो, वाटर ले लो, क्लाइमेट ले लो, एनीथिंग जो भी पृथ्वी पर है संसाधन के तौर पे हम पृथ्वी पे डिपेंड हैं। जैसे इन्होंने किस चीज की बात करी? वातावरण, जीवित रहने के लिए हमें क्या? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन कौन हमें देते हैं? पेड़ पौधे, जो कि पृथ्वी पे विद्यमान है और ये भौतिक स्वरूप में आए जाते हैं। तो आप समझ गए कैसे रिलेट है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का। तो रेटजेल के अनुसार आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल रेटजेल की क्या थी? शिष्य थी। रेटजेल इनके गुरु थे। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके, मैंने आपको पहले बताया था भौतिक पर्यावरण द्वारा जो भी संसाधन हम प्राप्त करते हैं, जैसे गांव, सड़क, रेल, नेटवर्क आदि, और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया। यानी क्या हुआ? भौतिक पर्यावरण का उपयोग करके मानव ने क्या क्या बनाए? गांव बनाए, सड़क बनाई, रेल बनाए, नेटवर्क बनाए, और आदि आदि। भौतिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके मानव ने इन सबका उपयोग करा, इसी को ही बोला जाता है मानव भूगोल। एलन सी सैंपल, रेटजेल के एक अमेरिकी शिष्य के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बदलते संबंधों का बोध कराता है। अब डेफिनेशन ये आ जाएगी, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो आपको लिखना है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी आपको पता है स्थिर नहीं है, और मानव क्या नहीं है? क्रियाशील है। अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते संबंधों, रिश्तों का बोध कराता है। थर्ड पॉइंट, मानव भूगोल का उद्भव। उद्भव मीन्स क्या होता है? जन्म लेना। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच अनुकूलन, संयोजन तथा संसाधनों के साथ शुरू हुआ। ठीक है। अब रेटजेल विद्वान के बारे में एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं। कभी कभार इनके बारे में शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है कि रेटजेल विद्वान का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, वे कहाँ के रहने वाले थे, और उन्होंने कौन सी बुक दी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनका जन्म 30 अगस्त 1844 में हुआ, और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1904 में 59 साल की उम्र में हुई। 59 एज की उम्र में इन्होंने डाइड हो गए। इनकी राष्ट्रीयता क्या है? ये जर्मन के रहने वाले हैं, और इनका क्षेत्र क्या है? ज्योग्राफी, एंथ्रोजियोग्राफी, जिन्होंने बुक भी लिखी है एंथ्रोपोजियोग्राफी। संस्था लिस्बन यूनिवर्सिटी। प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट ऑफ लेविन्सडम। प्रभाव चार्ल्स डार्विन, एंथ्रो हैजर्लिक, और प्रभावित एलन चूर्न सैंपल। इनसे कौन प्रभावित हुआ था? एलन सी सैंपल, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब बात कर लेते हैं एलन सी सैंपल की। इनका जन्म 8 जनवरी 1863 में हुआ, और इनकी मृत्यु 8 मई 1932 में हुई। 70 साल से एक कम, 59 साल की उम्र में। रेस्टिंग प्लेस, नेशनलिटी, आमा मैटर। इनकी फील्ड क्या थे? ज्योग्राफी।
इंस्टीट्यूट क्या थे, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, कार्गो यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इन्फ्लुएंस फ्रिल्ड रेडजल। ये किससे प्रभावित हुई थी, फ्रिजल रेडजल से, फ्रेडरिक रेडजल, ठीक है, रेडजल का पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजल। अब दोस्तों आपको इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस डेफिनेशन और मानव भूगोल की 3 विचारधारा है, और क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल की विचारधारा से क्या मतलब है, अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नजरियों को मानव भूगोल की विचारधारा कहा जाता है। जैसे कि 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों ने एक बस को देखा, लेकिन बस को देखने का नजरिया अलग अलग तरीके से तीनों दोस्तों का होता है। तो जैसे अलग अलग विद्वान अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, अलग अलग विचारधारा देते हैं, उनको अलग अलग देखने को ही विचारधारा बोला जाता है। जैसे कि इसमें टोटली 3 विचारधारा है, निश्चयवाद या नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तीनों डेफिनेशन में, क्योंकि यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। इन्हीं में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है नियतिवाद या निश्चयवाद क्या है। नियतिवाद संकल्पना के अनुसार प्रकृति वातावरण सर्वशक्तिमान है तथा उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में मानव के क्रियाकलापों पर पड़ता है। इस विचारधारा भूतल की उपज माना गया है। कहने का मतलब है नियति संकल्पना के अनुसार जो प्रकृति है ना, प्रकृति मानव पे सर्वशक्तिमान है, यानी प्रकृति से मानव कभी ऊपर नहीं जा सकता। पुराने आदिम काल में क्या होता था कि मानव प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा करता था। जैसे बारिश ज्यादा आती थी वह इंद्रदेव की पूजा करता था, गर्मी ज्यादा पड़ती थी तो वह सूर्यदेव की पूजा करता था, क्योंकि उस समय प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो क्या करता था, प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। जैसे बारिश ज्यादा हो जाती थी, हवाएं चलती थी, तो क्या करता था, डरता था, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था प्रकृति का। तो यहाँ पे रेड जेल ने क्या बोला इनके बारे में, नीतिवाद के बारे में, उसको देखेंगे। प्रथम भूगोल शास्त्री थे जिन्होंने स्पष्ट नीतिवाद की व्याख्या की। सबसे प्रथम रेड जेल ने नीतिवाद की व्याख्या की, इसलिए आधुनिक युग में रेड जेल को ही नीतिवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में बताया कि पृथ्वी पर मनुष्य का वितरण प्रकृति वातावरण का ही परिणाम है। उन्होंने क्या बोला कि जो पृथ्वी पे जो मनुष्य रह रहा है ना, वो किसका परिणाम है, प्राकृतिक वातावरण का। कैसे, अब जैसे कहीं पे प्राकृतिक वातावरण अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है मानव के लिए, तो वहां पे बसाव भी प्रतिकूल होएगा। जैसे इंडिया में बहुत से, इंडिया चाहे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कम क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या और बहुत अधिक जनसंख्या बहुत कम क्षेत्रों में रहती है। क्यों, वातावरण के कारण, ठीक है। उनके अनुसार मनुष्य कठोर वातावरण में रहकर भी अपना अनुकूलन करता है। वह यह भी कहते हैं कि मनुष्य स्वयं वातावरण की उपज है, इसलिए वातावरण के प्रतिकूल कोई कम नहीं हो सकता। रेड जेल का यह भी विचार है कि मनुष्य ने अन्य जीव जंतुओं के भती वातावरण के संयोजन कर विकास किया है। कहने का मतलब है कि जो मानव है ना, प्रकृति से पहले डरता है, वातावरण में रह के वह प्रकृति के अनुसार रहता है। जैसे ज्यादा बारिश हो रही है तो गुफाओं में चले जाता है, या टेंट वेंट लगा लेता है, लकड़ी के घर बना लेता है। तो उसी वातावरण में, कठोर वातावरण में रहकर वह अनुकूलन तरीके से रह रहा है। नीतिबद्ध संकल्पना के अनुसार प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है, उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में मानव के क्रियाकलापों पर पड़ता है। इस विचारधारा भूतल की अपज है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो प्रकृति है वो सर्वशक्तिमान है मानव के ऊपर। अब सेकंड है, किसी भी क्षेत्र में मानव की आकृति, भोजन, वस्त्र, मकान, अस्त्रशास्त्र, उद्योग, संस्कृति, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था आदि वातावरण से निर्धारित होते हैं, इसलिए इसे वातावरणवाद भी कहा जाता है, इन्वायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ वातावरण के अकॉर्डिंग ही मानव की आकृति, कि वह किस तरह के कपड़े पहनेगा, अगर वह शीत वातावरण में है तो वो शीत वातावरण के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेगा। भोजन, वह किस तरह का भोजन करेगा, तमिलनाडु में तो वह किस तरह का भोजन करेगा, जम्मू कश्मीर में तो किस तरह का भोजन करेगा, सब वातावरण पे डिपेंड है। वस्त्र, किस तरह के कपड़े पहनेगा, मकान, किस तरह के मकान में रहेगा। अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब में जो मकान है वह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के मकान की तुलना में अलग है। क्यों, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है। अर्थव्यवस्था, अब जहाँ पे वातावरण अधिक होगा, उद्योग जहाँ पे अधिक होंगे, जहाँ पे लोग बाग अधिक होंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे बढ़ेगी, और जहाँ पे लोग बाग कम होंगी, जनसंख्या कम होगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी कम होगी। संस्कृति, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है कि ज्यादा जनसंख्या
तो ज़्यादा संस्कृति के लोग, ज़्यादा धर्म के लोग, ज़्यादा समाज बढ़ेगा। लेकिन ये सब किस पे डिपेंड होता है? वातावरण पे। कहीं पे विषम जलवायु है तो वहाँ पे जनसंख्या रहेगी नहीं, तो ये सारा काम कैसे होएगा? उद्योग कैसे होंगे? जब लोग वहाँ रहेंगे तो उद्योग चलाएगा कौन? वहाँ पे रहेगा कौन? संस्कृति कहाँ से आएगी? और जो छोटे मोटे लोग रहते हैं, कम जनसंख्या रहती है, उनके भोजन अलग है, उनके वस्त्र अलग है, उनके मकान अलग है। समझ रहे हो? तो इसको इन्वायरमेंटलिज्म, वातावरणवाद भी कहा जाता है, नित्यवाद भी कहा जाता है, निश्चयवाद भी कहा जाता है और वातावरणवाद भी कहा जाता है। अब अमेरिकी भूगोल शास्त्री एलन सी सैम्पल ने, जो रेडजल की शिष्य थी, नीतिवाद को चरम सीमा तक पहुंचाया। इन्होंने क्या करा? नीतिवाद को चरम सीमा तक पहुंचाया। उनके अनुसार मनुष्य इस भूतल की अपज है। जो ये भूतल है ना, मनुष्य उसकी उपज है, इसी से वो उत्पन्न हुआ है। ये पृथ्वी की उस मनुष्य की रीढ़ की हड्डियां मांस और मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नीतिवाद में सिर्फ इतना ही है कि मानव प्रकृति की प्रचंडता से डरता है, उसकी पूजा करता है और प्रकृति मानव पे सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्योंकि मानव को प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, इसलिए। अब बात कर लेते हैं संभववाद क्या है। सेकंड, संभववाद है क्या? धीरे धीरे क्या हुआ? मानव को टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ, टेक्नोलॉजी आई मानव के पास। कैसे? इस भावना को सर्वप्रथम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता द्वारा स्थापित किया गया और वो भूगोलवेत्ता थे विडाल डी ला ब्लाश के लेखन से आरंभ हुआ। फ्रांसीसी विद्वान फेरवे ने इसका संभववाद का नाम दिया। संभववाद मीन्स प्रोसेसिबिलिटी। ठीक है, विडाल डी ब्लाश का मानना है कि मानव को अपने वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि ये नहीं है कि वातावरण का दास है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है, उसमें वातावरण में परिवर्तन लाने सीमित असीम क्षमता है, अर्थात वह अग्रम्य तभी होता है जब भौतिक विश्व से निष्कासित कर देता है। विडाल डी ब्लाश का मानना था कि मानव जो है ना, प्रकृति का दास नहीं है, वह प्रकृति में चेंज कर सकता है, पॉसिबिलिटी कर सकता है। जैसे प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके उसमें चेंज कर सकता है। जैसे कि कैसे? उसने जाना कि भाई धूप पड़ती है, तो प्रकृति का ज्ञान लिया, फिर कूलर, पंखे, एसी का निर्माण किया। ठीक है, तो संभववाद का मतलब है कि मानव जो प्रकृति की प्रचंडता से डरता नहीं तथा उसमें वह संयोजन करके परिवर्तन कर सकता है। संभववाद मीन्स ये होता है संभव, किसी चीज को संभव बना सकता है वह। संभववाद का सिद्धांत कहता है कि दुनिया संभावना से भरी है। यह मनुष्य पर निर्भर है कि इसका उपयोग कैसे करता है। कि मतलब विडाल डी ब्लाश का मानना था कि जो ये पूरी दुनिया ना, इस दुनिया में क्या है? संभावनाएं भरी हुई है। मनुष्य चाहे तो जो मर्जी कर सकता है, लेकिन कब? जब उसको उसका निर्भर, पृथ्वी पर निर्भर होकर वह ज्ञान प्राप्त करके, तब जाके उसमें वह चेंजेस कर सकता है। क्यों? अगर उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वह चेंजेस नहीं ला सकता। पर्यावरण कुछ सीमा निर्धारित करता है, लेकिन मानव संस्कृति पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकता। पर्यावरण कुछ सीमा निर्धारित करता है, मतलब हम जो चेंजेस कर सकते हैं वो काफी हद तक कर सकते हैं, लेकिन एक कुछ सीमा में कर सकते हैं। लोगों की जीवन शैली संस्कृति को परिभाषित करती है और जीवन शैली सभ्यता की उपज है। ठीक है, लोगों की जो जीवन शैली है ना और संस्कृति है, वो जीवन शैली संस्कृति को प्रभावित करती है। मतलब लोगों का रहन खान पीन सहन, ये सब क्या बताता है कि उनकी संस्कृति कैसी है। भोजन आदत संस्कृति आदि में विभिन्नताएं भी एक समान वातावरण में पाई गई है। अगर पर्यावरण पूरी तरह से निर्देशित करता है तो विविधताएं मौजूद नहीं हो सकती। ठीक है, पर्यावरण तानाशाही नहीं है, वह सिर्फ एक सलाहकार है। मतलब पर्यावरण किसी के ऊपर दबाव नहीं कर सकता, वह सिर्फ एक सलाह दे सकता है कि पर्यावरण की हद तक ही आप क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। जैसे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के तहत मनुष्य बिना मिट्टी का उपयोग करके सब्जियां उगा सकता है। अब उसको ज्ञान हुआ जब ही तो ये कार्य कर सकता है ना। अब वो ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे कार्य करेगा? टुंडा में मनुष्य द्वारा बनाए गए कृत्रिम पर्यावरण परिस्थिति में चाय, कॉफी, रबर की खेती की जा सकती है। यहाँ पर पर्यावरण एक तरीके पर लगाम लगा रहा है, वहीं दूसरे तरीके पर हमें करने भी दे रहा है। मतलब संभववाद क्या कहता है कि विकास करो लेकिन एक सीमा तक, और कब? टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इसमें सिर्फ यही है संभववाद में कि विकास करो कब? एक टेक्नोलॉजी लाके, लेकिन सीमित क्षेत्र में। भूगोल की तीसरी और आखिरी विचारधारा है नव नीतिवाद। इसको रुको और जाओ नीतिवाद भी बोला जाता है। ये एक ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी और इसका मतलब है रुको और जाओ मीन्स ना तो प्रकृति पूरी तरीके से मानव को नियंत्रण कर सकती है, ना मानव पूरी तरीके से प्रकृति को चेंज कर सकता है। सारे काम हो सकते हैं लेकिन कब?
एक सीमित क्षेत्र में। जैसे कि सारे मानव गतिविधियां ना तो पर्यावरण को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है, जैसे कि पर्यावरण नीतिवाद मानता है, और ना ही सारे मानव गतिविधियां पर्यावरण को पूरी तरह से मुक्त कर सकती है, जैसे कि संभववाद विश्वास करता है। ये नियतिवाद और संभववाद अवधारणा के बीच मध्य का मार्ग है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको जैसे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव भूगोल से क्या आशय। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और नीचे आप उसका भूगोलवेत्ता का नाम लिख सकते हैं, चाहे रेडजेल हो, चाहे एलएनसी सैम्पल हो, चाहे ग्रिफिथ टेलर हो। अब इसमें क्या लिखा, मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि पर्यावरण के साथ मानव का संबंध क्या है, कैसे है और क्यों है, उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअन्वयी परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के संयोजन का अध्ययन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संयोजन का अध्ययन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। मानव भूगोल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कई इसकी उपशाखाएं होती हैं, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवासी भूगोल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में टोटली कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलेगी इस चैनल पे। ठीक है, चाहे वो जियोग्राफी की हो, चाहे इको की हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन की हो, चाहे पोल साइंस की हो, चाहे हिस्ट्री की हो। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और धन्यवाद।